आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे GSP प्लस स्टेटस का। एक तरफ जहां मशरक़ वस्ता की कशीदगी से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हो रहा है, वहीं अब यूरोपीय यूनियन में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसको पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए खतरे की घंटी कहा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। यूरोपीय कमीशन की हालिया जायजा रिपोर्ट में कुछ शोबों में तशवीश का इजहार किया गया है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए मौसर इकदाम करे। यूरोपीय यूनियन ने आलमी कन्वेंशन की तादाद भी 27 से बढ़ाकर 34 कर दी है। अब माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, क्लाइमेट चेंज, गुड गवर्नेंस को तरजीहात में भी शामिल किया गया है। इंसानी हकूक और लेबर राइट से मुतालिक इस्लाहात तेज करने पर जोर दिया गया है। फिर पाकिस्तान को अब 1 जनवरी 2027 से नए फ्रेमवर्क के लिए क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यह हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लें तो मुल्क की 28% एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को जाती हैं। 2024 में बरामदात का हजम तकरीबन $9 अरब रहा। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा शेयर 70% से जायद वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2024 तक पाकिस्तान की 90% बरामदात ने GSP प्लस से फायदा उठाया। सिर्फ 2024 में ही तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ रियायत हासिल हुई। एक तरफ 1 जनवरी से नए आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद की तलवार लटक गई है, तो दूसरी जानिब भारत और यूरोपीय यूनियन में मदर ऑफ ऑल डील्स की सूरत में खतरा मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पाकिस्तान की पेशरफ्त का मजमूई अहाता नहीं करती। यूरोपीय कमीशन के साथ मुस्बत रवाबित बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब दुनिया को एक और खतरे का सामना भी है, उसका भी हम जिक्र करें। एशिया और यूरोप को मिलाने वाले अहम रास्ते यानी कि बहिरा अहमर पर भी खतरात मंडलाने लगे हैं। यमन के हौजियों की बाबुल मंदब में बहरी नाकाबंदी जारी है। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जिसके बाद इस अहम बहरी गुजरगाह को लेकर दुनिया में तशवीश बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एप्टिमा के चेयरमैन कामरान अरशद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर मुआशियत सलमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सारा जावेद साहिबा ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन सबसे पहले शकील अहमद साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। शकील साहब, अगर हम देखें खासतौर पर जो तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पाकिस्तान की पेशरफ्त का मजमूई अहाता नहीं करती, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि 95% यूटिलाइजेशन GSP प्लस में, इसका भी जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर। अगर ओवरऑल इस रिपोर्ट को देखा जाए हमारी एक्सपोर्ट्स को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये वाकई पॉजिटिव है या जितनी इस्लाहात की इसमें बात की गई है उसमें वाकई पाकिस्तान को बहुत ध्यान देना पड़ेगा? शाज़ेब, बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तजारत के लिए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अब 1 जनवरी 2027 से जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है उसके क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस इस्लाहात करना होगी। क्योंकि जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है उसको अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अब उसमें जो कन्वेंशंस की तादाद है वो 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। और 3 अहम चीज़ें जिसमें क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, फिर इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस है उसको ख़ास अहमियत दी गई है। और साथ साथ आपको पता है कि इंसानी हुकूक, लेबर राइट्स, ख़वातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक और इसके अलावा करप्शन के इश्यूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो EU की जो रिपोर्ट आई है उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो दुरुस्त है, बिल्कुल मालूम होता है, क्योंकि गैर मतवाज़न किस्म की रिपोर्ट ये आई है, ऐसा कहना है दफ्तर खारजा का भी। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे इसहाक डार, वो भी आसियान फोरम के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई हैं यूरोपीय यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ। उन्होंने ये अश्योर किया है कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन शाज़ेब, ज़्यादा खतरे की बात यह है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन यूरोपीय यूनियन। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह बढ़ नहीं रही। अगर बढ़ रही होती, हम अब $50 बिलियन, $60 बिलियन तक पहुंच चुके होते, तो हम कहते कि ठीक है जी, अगर यूरोपीय यूनियन को $8-9 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर वो उसमें कुछ कमी भी आ जाएगी। लेकिन शकील साहब, आपको क्या लगता है, ये डिपेंडेंस एक पॉजिटिव चीज़ है या ये डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए? देखिए, डिपेंडेंस का इशू नहीं है शाज़ेब। हमें अगर उससे बेनिफिट मिल रहा था तकरीबन $350 बिलियन का, कोई 80 से 84 करोड़ डॉलर बनता है 2024 में जो बेनिफिट हुआ, तो इसको आप कई मल्टीपल ईयर्स पे इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा बेनिफिट है। और हमारी डिपेंडेंस इसलिए भी अब काफ़ी ज़्यादा है यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि ओवरऑल 25 से 30% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपीय यूनियन के जा रही हैं। फिर उसके अंदर भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 7 to 80%। और उसके अंदर बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व है, काफ़ी सारा
यूनिट्स हैं यहाँ पे टेक्सटाइल के, तो काफ़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। अब करना क्या है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी इस पर रोल प्ले करना है प्रोएक्टिव, और साथ साथ इस्लाहात भी करनी है। लेजिस्लेशन हुई भी है, हमने लेबर राइट्स के लिए लेजिस्लेशन की है, इसके अलावा जो अकलियतें हैं उनके लिए, फिर ख़वातीन के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओवरऑल काफ़ी काम हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने इसको एक्नॉलेज भी किया है कि 27 जो कन्वेंशन हैं उसकी तौसीक पाकिस्तान ने कर रखी है, लेकिन अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। तो अब हमारे पास टाइम कम है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की पोजीशनिंग देखें ज़रा डिप्लोमेटिकली भी और ग्लोबल सीन पर भी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पॉजिटिव पोजीशन है, तो यूरोपियन कमीशन के साथ भी मुसलसल हमारे राबते भी हैं, मुलाकातें भी हैं। एक नए फ्रेमवर्क में जाना आपको लगता है चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए 2027 में या नहीं होगा? मेरा ख्याल ये चैलेंजिंग होगा, और जिस तरह की इंडिकेशंस दे रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स, यहाँ इस्लामाबाद में ईयू के जो इन्वेस्टर हैं रेमेंडस, उनसे भी मेरी भी बात हुई थी पिछले दिनों। मैंने उनसे पूछा था कि ये ऑटोमेटिक होगा, पाकिस्तान आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, तो उन्होंने अच्छा खासा उस पर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स का इशू ये भी है ना कि डाइवर्सिफाइड नहीं है। हम ज़्यादा टेक्सटाइल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, फिर आज जाके हम चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें टेक्सटाइल के अलावा बाकी जो सर्जिकल आलात हैं, एक्सपोर्ट जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इसके अलावा फल सब्जियां हैं, इसके अलावा जो रबड़ मसनूआत हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो डाइवर्सिफाई करना है, दीगर मार्केट्स भी ढूंढनी है, और जो यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो वक्त काफ़ी महदूद है, इसके लिए लेजिस्लेशन भी चाहिए होगी, इस्लाहात भी करना होगी, और बड़ा सीरियस लेकर इसको चलना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। आपको याद है कि फैटफ की मॉनिटरिंग जो थी, अब इन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर डिस्कनेक्ट करना है, अगर किसी को ऑफलोड करना है जीएसपी प्लस से, तो वो फौरी तौर पे होगा, और अगले 10 साल के लिए अरेंजमेंट हो रहा है 2027 से 2037 तक। तो बेनिफिट्स भी काफ़ी होंगे एक्सपोर्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, लेकिन साथ साथ सख्त मॉनिटरिंग होगी यूरोपीय यूनियन की, और उसके लिए हमें अब तैयारी करनी है हुकूमत पाकिस्तान को, और हमारे जो ओवरसीज मिशंस हैं उनको काफ़ी प्रोएक्टिव रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमारे साथ ही मौजूद रही है, शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। साथ में कर चुकी हैं सारा जावेद साहिबा, ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा। सारा साहिबा, ओवरऑल हम जीएसटी प्लस स्टेटस की जब अब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर एक नए फ्रेमवर्क के अंदर हमने जाना है 2027 के अंदर, और उसके लिए हमें बहुत सारी इस्लाहात भी करनी है, अपनी तैयारी भी करनी है। एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा जिस पर हम रिलाई कर रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जहाँ से हो रही है 70%, वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। लेकिन ओवरऑल जीएसटी प्लस स्टेटस की जब हम बात कर रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं इसको? पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कन्वेंशंस के हवाले से मैं करना चाहूँगी। एक फ़र्क है रैटिफिकेशन में और कंप्लायंस में। जब हम बात करते हैं कि हम न्यू जीएसपी स्कीम में दाखिल होंगे और हम पे कुछ कन्वेंशंस जो हैं वो इम्पोज कर दी जाएंगी न्यू स्कीम के तहत, जिस तरह आपने कहा कि 27 से वो 32 हो जाएंगी। एक्चुअली 6 कन्वेंशंस हैं, जिसके अंदर से एक जो है वो एग्जिस्टिंग कन्वेंशन को रिप्लेस कर रही है। 2 ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है, एक गुड गवर्नेंस की है, एक क्लाइमेट की है, और 2 ही लेबर राइट्स की कन्वेंशंस हैं। लेकिन जब हम कहते हैं रैटिफिकेशन की बात जब हम करते हैं, तो जो गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने ये तमाम न्यू कन्वेंशंस ऑलरेडी रैटिफाई की हुई हैं। बल्कि मैं आपको बताऊंगी, इट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी कन्वेंशंस भी रैटिफाई की हुई हैं जो इंडिया ने नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल, हमने हाल ही में 2025 में 2014 फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल रैटिफाई किया है, जो कि इंडिया ने नहीं किया हुआ, हालांकि वो इंडिया EU FTA में भी मौजूद है। तो जब हम बात करते हैं कि GSP प्लस जो है बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि जैसे ही हम न्यू स्कीम में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान को इफ़ेक्टिवली कंप्लाई करना पड़ेगा इन नई स्कीम्स के साथ। डॉक्यूमेंटिंग इंपॉर्टेंट होगी, और इफेक्टिवली रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस अराउंड दीज कन्वेंशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पे सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट में कैपेसिटी है इम्प्लीमेंटेशन की और रिपोर्टिंग की, जिसको हम कहते हैं कि GSP प्लस की नई स्कीम जो है वो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमारी, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो EU को जाती हैं, 30% टोटल एक्सपोर्ट्स EU को जाती हैं, 40% हमारी टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स EU को जाती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इंडिया ने एक बड़े तवील अरसे के लिए भी GSP इस्तेमाल किया है। इंडिया ने जनवरी 2026 तक यूरोपियन यूनियन का GSP एग्रीमेंट इस्तेमाल किया है, और उसके बाद वो FTA में आया है, और FTA में जाते जाते भी इंडिया को 20 साल लग गए नेगोशिएशंस करते हुए। तो आप अब अंदाजा कर लीजिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आप FTA का जिक्र कर रही हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है, ज़ाहिर ये 2 तरफा एक एग्रीमेंट होगा भारत का और यूरोपियन यूनियन का। अगर ये कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान को भी कुछ इस तरह का सोचना चाहिए आपके ख्याल में? तो
तो अगर पाकिस्तान फिलहाल वी डू नॉट हैव एनी अदर एग्रीमेंट इन द वेस्ट, जब तक हमारे पास कोई इस तरह की कोई ऑल्टरनेटिव प्रपोजल नहीं है, तो वी हैव वट एवर वी हैव, वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिटेन इट। जीएसपी की जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, जिसका आपने जिक्र किया है शुरू में, वो रिपोर्ट मेंशन करती है कि हमें सिर्फ 2024 में 732 मिलियन यूरोस की, जो कि लगभग 800 मिलियन डॉलर बन जाते हैं, सिर्फ एक साल में टैरिफ एग्जेम्पशन मिली है। तो जब हमें टैरिफ एग्जेम्पशन एक साल में मिली है, तो अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर दें ओवर द कोर्स ऑफ 13 या 14 ईयर्स, तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी एग्जेम्पशन है जो कि पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट में मिली है। अनलेस एंड अनटिल वी हैव एनी अदर ऑल्टरनेट प्रपोजल, वी हैव एनी अदर बायलैटरल एग्रीमेंट्स, वी मस्ट रिटेन व्हाटएवर वी हैव।